हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं नीव एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने 2024-25 के एग्जाम के लिए, उसके सेक्शन ए को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज सेक्शन ए की सिर्फ आंसर की सीबीएसई ने रिलीज की है, उसका सॉल्यूशन रिलीज नहीं किया है। बाकी जो सेक्शंस हैं उनका सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ सेक्शन ए को हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर आपको लगता है कि सेक्शन जो बाकी के हैं बी सी डी और ई, इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन करके वहां अपने डाउट को पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट को वहां पे पोस्ट कीजिए। आपको जल्दी उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा या जो भी आउटकम होगा आपको जल्दी मिलेगा उसी चैनल पे। ठीक है। इससे पहले जो मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर था उसके सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप डायरेक्ट जाके उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर के सेक्शन ए को। सैंपल पेपर के स्टार्टिंग में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जैसे आपके मेन पेपर में होते हैं कि ये मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर है। पेपर कोड आपको दे रखा है 041। 3 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 होने वाले हैं। 20 मार्क्स जो हैं वो आपके सेशनल जाते हैं, जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उनके बेस पे जाते हैं। ठीक है। टोटल 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। जो सेक्शन ए है उसमें 1 to 18 जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो होते हैं वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होते हैं। हम इसी सेक्शन को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये बाकी के सेक्शन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी है जहां पे भी रिक्वायर्ड हो, और जहां ये नहीं दे रखा है कि पाई जो है वो 3.14 होता है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखी है तो आपको यही वैल्यू यूज लेनी पड़ती है। ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो फिर आप 22/7 यूज कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 एंड 6, 0। तो कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है वही क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है। जैसे सपोज मैं क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ बनाता हूं, ये सपोज कोई ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो यही क्या है, इसके नंबर ऑफ जीरोस है। अब एक्स एक्सिस को अगर ये ग्राफ कट कर रहा है तो ये जो भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। सपोज ये पॉइंट -3, 0 है बिकॉज माइनस एक्स साइड में कट कर रहा है। ये पॉइंट सपोज 2, 0 है। ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो भी होगा इन पॉइंट का वो क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। आई बात समझ में। तो ये हमें पॉइंट्स जो दे रखे हैं, इन पॉइंट्स में वाई कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट्स का जीरो है वही क्या हो जाएंगे, हमारे जीरोस हो जाएंगे। तो ये देखो जो फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, -6, 0। इट मीन्स ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक तो -6, 0 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक और यहाँ देखो एक्स जीरो है। एक्स जीरो से हमें मतलब नहीं है, हमें वाई पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है, x की वैल्यू क्या है, 6 है। तो एक x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 6 हो गई। दूसरी x की वैल्यू क्या हो गई, -6 हो गई। तो वही क्या है, हमारे जीरोस हैं। तो 6 और -6 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अदरवाइज आप ये ग्राफ बनाने बैठोगे तो बना लोगे नो डाउट, बट कोई मतलब नहीं है उसका यहाँ पे। ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि किन पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, वही पॉइंट्स क्या होंगे, हमारे जीरोस होंगे। उन्हीं पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोस होने वाले हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखो द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको इनकंसिस्टेंट दे रखा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। और कोई भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा, जब उनका जो ग्राफ हो जाए वो क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। अगर पैरेलल लाइंस दे रखी है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। बिकॉज अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस कैसी हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, और उस केस में सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे वहां से, है ना। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो अप्लाई कर देते हैं। a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 अपॉन a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 6 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट माइनस के अपॉन सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, b2 10 हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, c1 अपॉन c2 के। c1 क्या है यहाँ पे देखो, इस साइड में लेके आऊंगा ये हो जाएगा -7, और इस साइड इसको लेके आऊंगा ये हो जाएगा -3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमें सिर्फ इक्वलिटी होल्ड करवानी है, बिकॉज के की हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ना। तो इन दोनों को हम क्या ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 से 6 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 से 10 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -5। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट को ध्यान से रखना है ना, नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है। अ नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। ये कह रहा है कि सर्कल के किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ 10 सीकेंड्स जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। ये तो सही पॉइंट है, बिकॉज ये अगर मैं सर्कल लेता हूं, सपोज मैं इस पॉइंट से सीकेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, तो कितनी भी सीकेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ये सारी क्या है, सीकेंट ही तो है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंट्स कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो देखो ये अगर ये जाएगी, ये सभी ऐसी हो जाएगी ना, ये सभी क्या है, सीकेंट्स ही तो है, इनफाइनाइट सीकेंट्स पॉसिबल है एक पॉइंट से। तो ये तो सही है। सेकंड क्या है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये भी सही है, टेंजेंट सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पे एक ही ड्रॉ की जा सकती है। अब इस पॉइंट पे कोई दूसरी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो एक पॉइंट पे सर्कल के एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, अ कोड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये भी सही है बिल्कुल। कोड क्या होती है, सर्कल पे दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ही तो क्या होता है, कोड होता है। तो थर्ड पॉइंट भी सही है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट होने वाला है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट से कभी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। बिकॉज आप जो भी लाइन यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे वो तो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और यही हमारा क्या है फिर आंसर है, ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ nth term of an AP is 7n minus 4 then the common difference of the AP। कोई भी AP का अगर आपको nth टर्म दे रखा है an इक्वल टू an प्लस b, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो n का मल्टीप्लायर है वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये nth टर्म दे रखा है ना, तो nth टर्म को अगर मैं ए एन फाइंड आउट करूं, ए एन क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो होता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखो ये क्या बनेगा, a प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, n टाइम्स d माइनस ऑफ d हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो n टाइम्स d प्लस में क्या हो जाएगा, ये a माइनस डी। ये हमारा nth टर्म आ गया। इस nth टर्म को मैं कंपेयर कर देता हूं किससे, जो हमें गिवन दे रखा है nth टर्म 7n माइनस 4। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जो n का मल्टीप्लायर है वही क्या है, देखो d है ना, यहाँ पे n का मल्टीप्लायर जो है वही d है। ये तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगा a माइनस डी, जो -4 के इक्वल है ना। तो जो
n का मल्टीप्लायर है वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ रही है, n के मल्टीप्लायर की फॉर्म में 7 आ रही है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फेयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक आपको कोन दे रखा है, ठीक है, और एक क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फेयर, ये एक स्फेयर दे रखा है, ठीक है। दोनों की जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये स्फेयर है, मान के चलो सर्कल दिख रहा है 2D में, बट 3D में स्फेयर है। इफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों का सेम है, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर देन हाइट ऑफ द कोन, आपको कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है, मींस एच फाइंड आउट करना है आपको। तो ये 3 से तो देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा यहाँ पे। और इस आर की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है आपको, बिकॉज आर दोनों का सेम है ना। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एच बच गया, राइट हैंड साइड में एक 4 बच गया और एक क्या बच गया, आर बच गया। आर की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, तो 4 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हाइट जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपको, tan थीटा इक्वल टू 5/2 दे रखा है, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो अगर tan थीटा मुझे दे रखा है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 5/2 दे रखा है, इट मींस ये मैं 5k ले लेता हूँ और ये क्या ले लेता हूँ, 2k ले लेता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज अगर मुझे फाइंड आउट करना है, tan थीटा, ये यहाँ पे थीटा ले लिया मैंने, ये सपोज ट्रायंगल मैंने ABC ले लिया, ठीक है। मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, मींस AC फाइंड आउट करना है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा फिर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही होने वाला है। तो ये हो जाएगा, BC क्या है, 5k का होल स्क्वायर मींस 25 ऑफ k स्क्वायर, प्लस AB कितना है हमारे पास में 2k, 2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो 29k स्क्वायर आएगा AC स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 29 ऑफ k हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो AC आ गया वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 29 ऑफ k। ओके, अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये जो वैल्यूज है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जो मेथड 1 है, ठीक है, वो मैं यूज ले रहा हूँ। देखो 4 ऑफ साइन थीटा, साइन क्या होगा 5k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29k, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा साइन थीटा, प्लस में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस 2k अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 29 ऑफ k, ठीक है। डिवाइड में 4 साइन थीटा 5k अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 29 ऑफ k, माइनस में कॉस थीटा आएगा 2k अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 29 ऑफ k से k कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29 के एलसीएम आ जाएगा दोनों में, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या बनेगा, 4 इंटू 5 मीन्स 20, प्लस में 2 आ गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा 20 माइनस में 2, तो ये आ गया 22 और ये आ गया 18, कैंसिल आउट करूंगा तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 11/9, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज में फाइंड आउट करना पड़ा है ना। सेकंड मेथड अगर मैं यूज लेना चाहूँ क्या हो सकता है, देखो आपको tan थीटा दे रखा है, तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये 5/2 के इक्वल आपको दे रखा है ना। तो ये देखो रेशियो है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो है 5/2। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी क्या है, रेशियो की फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। और जब भी रेशियो की फॉर्म में हो और इनकी डिग्रीज सेम हो, साइन कॉस आ रहा है, डिग्रीज सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इस रेशियो को डायरेक्ट वहां पे यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे, साइन थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट 5 ले लो,
cos थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट 2 ले लूं, बट ध्यान रखना sin थीटा की वैल्यू कभी भी 5 नहीं होती। sin थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, cos थीटा भी हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। बिकॉज हमें यहाँ पे रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट रेशियो को ही यूज ले रहा हूं। अदरवाइज आप ये यहाँ पे 5 के 2 के भी ले सकते हो, यूज लोगे तो यहाँ रेशियो में के वापस कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए ये एक तरह की ट्रिक है, इसको आप मेथड मत समझना, इसको सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अप्लाई करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको जो मैंने मेथड 1 बताया है उसी से करना है। पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे, फिर आप ये जो मेथड मैंने बताया है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, साइन की जगह 5 रख दो, कॉस की जगह 2 रख दो। तो यहाँ डायरेक्ट मैं साइन की जगह 5 रखता हूं, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, प्लस कॉस की जगह 2 रखा 22 हो गया, ये आ जाएगा 20 माइनस 2। तो ओवरऑल क्या आ गया 22/18 जो यहाँ आ रहा था, और आंसर हमारा क्या आ गया डायरेक्ट 11/9 आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ही अप्लाई करोगे, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव में नहीं करना इसको अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, देखो, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O। तो पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे। ठीक है, इफ एंगल TPQ, एंगल TPQ ये वाला जो एंगल है ओवरऑल ये 110 डिग्री दे रखा है आपको, है ना। देन एंगल POQ, हमें POQ एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज बताओ, ये OP जो है वो क्या है, रेडियस है, और TP क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और ये पूरा एंगल आपको 110 दे रखा है, तो ये जो रिमेनिंग बच गया ये फिर कितना हो गया 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं OPQ ट्रायंगल की, तो अगर ये 20 डिग्री है, ये OP जो है वो OQ के क्या है, इक्वल है, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस सर्कल की इक्वल होती है। तो अगर OP और OQ दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर ये 20 डिग्री है तो यहाँ पे भी 20 डिग्री बन रहा है फिर। ओके, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, मीन्स दोनों अगर ये 40 हो गए, तो इसको फिर क्या होना पड़ेगा 180 माइनस 40 डिग्री मीन्स 140 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एंगल POQ 140 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस ऑफ √5/2 एंड √5/2 इज। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो Px जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनता है, लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यही बनता है। ठीक है, हमें कोई एक फाइंड आउट करना होता है, बिकॉज जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी पॉलिनोमियल भी चेंज होता जाएगा। तो हमें अगर कोई एक फाइंड आउट करना होता है तो हम इस लैम्डा को जनरली क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, देखो Px इक्वल टू, या फिर मैं लैम्डा को लैम्डा भी ले सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ओवरऑल अगर कुछ कांस्टेंट हमारा डिनोमिनेटर में बचेगा तो उसको हम लैम्डा में मर्ज कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस करूंगा, तो ये माइनस का रूट के अंदर 5/2 है, और वो प्लस का रूट के अंदर 5/2 है, तो सम तो क्या हो गया 0 हो गया। प्लस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करना है इसका, तो ये माइनस का रूट 5/2 है इंटू प्लस का रूट 5/2 है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा लैम्डा टाइम्स, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। और ये देखो प्लस का है और माइनस का है ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये √5 इंटू √5 क्या बनेगा 5 बन जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये आ गया, यहाँ पे मैं 2 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ गया हमारा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5। इस 2 को मैं लैम्डा के साथ में मर्ज कर देता हूं, नया कांस्टेंट लगा दूंगा, तो मैं λ/2 को क्या ले लेता हूं 1 ले लू, इस λ/2 को मैं 1 ले लेता हूं, या लैम्डा की वैल्यू में 2 ले लेता हूं, तो ये 1 बन जाएगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा ओवरऑल वो किस फॉर्म का बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 5 फॉर्म का, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5 फॉर्म का, नहीं बन रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है
उसको कुछ और लिया गया होगा, लैम्डा की जगह कुछ और लिया गया होगा, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। देखो एक्स का टर्म तो आएगा ही नहीं, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखो एक्स नहीं है, तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां से, तो ये क्या बन रहा है? 2x² - 5 ही तो बन रहा है, तो ये इस फॉर्म का ही बन रहा है। देखो 2x² - 5, लैम्डा कुछ कांस्टेंट दूसरा लिया गया होगा। आई बात समझ में? तो लैम्डा जो है, λ/2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 4 बन रही है ना, तो लैम्डा को यहाँ पे क्या लिया गया होगा? 8 लिया गया होगा बी ऑप्शन लेने के लिए। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी इस ऑप्शन में अगर सी ऑप्शन में देखो यहाँ पे भी एक्स का टर्म नहीं है, तो ये ऑप्शन चेक करना है, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा देखो 5x² - 2। क्या हमारा आंसर इस फॉर्म का आ रहा है क्या? 5x²। हमारा आंसर तो 2x² - 5 फॉर्म का आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी हमारा ऑलरेडी करेक्ट आंसर आ चुका है। ये वैसे भी नहीं होगा एक्स वाला टर्म। आई बात समझ में? तो जो कांस्टेंट होता है उसको आपको साथ में लेके चलना है। जैसे जैसे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी, पॉलिनोमियल भी आपका चेंज होता जाएगा। तो आपको ऑप्शन में कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल दे रखा है वो आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है देखो, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आपको मीडियन क्लास की अपर लिमिट फाइंड आउट करनी है ना, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं सी एफ फाइंड आउट करूंगा तो ये 5 आएगा, ये 5 और 9 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 14 एंड 15 29 हो जाएगा, 29 एंड 10 39 हो जाएगा, 39 एंड 6 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या फाइंड आउट करोगे मीडियन क्लास के लिए? n/2 फाइंड आउट करोगे। n कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 45 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ये। तो 45/2 करोगे तो ये कितना आएगा? 22.5। तो 22.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ किसका है? 22.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ 29 है, तो 29 जिस क्लास को बिलोंग करेगा वही हमारी क्या होगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी क्या आ गई? 22 30। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो गया इसका? 30 हो गया। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle। O क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है दो कोर्ड्स AB और CD का। एंगल BOC, एंगल BOC आपको 80 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 80 डिग्री गिवन है। एंड OA इक्वल टू OD, OA और OD आपको क्या दे रखा है? एक दूसरे के इक्वल दे रखा है। देन ट्राइंगल ODA एंड ट्राइंगल OBCR, इन दोनों ट्राइंगल की बताना है आपको कि इक्विलेटरल है या आइसोसलेस है, ठीक है, सिमिलर है या नहीं है, ये सब बताना है आपको। तो अगर ये देखो एंगल BOC 80 डिग्री दे रखा है, तो सबसे पहले ये एंगल भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये दोनों साइड आपको एक दूसरे के इक्वल दे रखी है, OA और OD। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 80 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 100 होंगे, तभी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 बनेगा। तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा और ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है OAD ये इक्विलेटरल तो नहीं होने वाला। जब ये ही नहीं होगा तो सामने वाले के बात ही हम क्यों करें? बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है, एंगल ODA एंड OBC, तो इक्विलेटरल तो नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिमिलरिटी की। तो सिमिलरिटी की बात करें, अगर इन दोनों ट्राइंगल में एक ही एंगल हमें देखो 80 डिग्री वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, कोई एक और एंगल अगर हमें इक्वल मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर मैं देखो इसको रब कर देता हूं 50 डिग्री वाले को, है ना, ये एंगल देखो, एंगल ODA जो है वो एंगल OBC के इक्वल नहीं होगा क्या? सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल है, किसी भी कोड के सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनते हैं तो एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये मैं कोई भी सर्कल ले लेता हूं, ये सपोज कोई भी मैं कोड लेता हूं, है ना, ये A है ये C है, इस कोड के अगर आप सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनाओगे ये सभी एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये सभी एंगल एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। तो ये देखो AC कुछ कोड जैसा है,
ठीक है, इसके ये सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी। तो ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो जब ये एक एंगल 80 डिग्री इक्वल हो गया और ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल जो है ओ डी ए वो सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ओ बी सी के बाय ए ए क्राइटेरिया। तो सिमिलर तो है, इट मींस इसका ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये आइसोसेलेस है या नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। देखो ये भी क्या दे रखा है, बट नॉट सिमिलर, सिमिलर तो है ना, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर तो हमें हमारा मिल गया, ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बट आइसोसेलेस का कैसे देखेंगे, देखो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखूं ओडी, ठीक है, ओडी क्या है, इस एंगल के अपोजिट साइड, तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ओबी हो जाएगी, इक्वल टू ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो थर्ड साइड बच गई एडी अपॉन में बीसी। ठीक है, ये दोनों साइड आपको इक्वल दे रखी है ओ ए और ओडी। तो ओ ए और ओडी अगर एक दूसरे के इक्वल होगी तो मैं इन दोनों को अगर साथ में यूज लेता हूं तो ओबी और ओसी भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। इट मींस ये दोनों साइड भी एक दूसरे के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कैसे ट्राइंगल हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड सिमिलर भी है दोनों एक दूसरे के, आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, देखो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का आपको नेचर बताना है। तो जब भी रूट्स के नेचर की बात होती है हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट मींस 1 का स्क्वायर माइनस में 4a की वैल्यू क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, ये आ गया 5, मींस डी जो है वो 5 आ गया। जब भी डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, है ना। अब ये बात कर रहा है रूट्स रैशनल की भी और इरेशनल की भी। डिस्टिंक्ट तो हमें पता चल गया, है ना, रियल भी है ये भी पता चल गया, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। अब ये कह रहा है रूट्स रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। तो रूट्स रैशनल कब होते हैं, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, रूट्स आर रैशनल होते हैं। हमेशा रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अगर d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्या d परफेक्ट स्क्वायर है क्या, d की वैल्यू आ रही है 5, मींस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स इस केस में फिर क्या होंगे, इरेशनल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे जो रूट्स है वो डी पे डिपेंड करते हैं, रैशनल और रैशनल, बिकॉज आप जब भी रूट्स फाइंड आउट करते हो, रूट्स फाइंड आउट करने का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो टर्म आ रही है, देखो ये इरेशनल टर्म बन रही है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर सपोज ये हो जाता है आपका कैपिटल ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल टर्म जनरेट हो जाएगा। ये रैशनल टर्म है ही ऑलरेडी, ये रैशनल टर्म है ही। ठीक है, तो इरेशनलिटी कहां से जनरेट हो रही है, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म से। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल जो ये रूट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। आई बात समझ में। अगर डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आएगा तो ये हमेशा क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इरेशनल है एंड डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, देन 3 tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 3 टाइम्स tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री दे रखा है, मैं ये पुट कर देता हूँ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट 3 से रूट 3 ये कैंसिल करोगे तो रूट 3 आंसर आ जाएगा। रूट 3 नहीं दे रखा, 3 बाई रूट 3 दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड
हेमिस्फेयर इज 396 बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर। आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, मींस आपको दे रखा है 2/3 पाई r क्यूब, ये दे रखा है 396/7 के इक्वल है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का वो क्या होता है, 3 πr² होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2/3, ये आ जाएगा 22/7 इंटू r क्यूब, ये इक्वल है 396/7 के। तो एक 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 11 से ये देखो कैंसिल होगा, तभी 22 यहाँ से कैंसिल होगा, है ना। 11 से कैंसिल करता हूँ, 3 टाइम्स 33, 6 टाइम्स 36, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 आ गया, तो 22 से ओवरऑल ये 18 बना देगा। 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो r क्यूब की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 9 ऑलरेडी वहां पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 27 आ गया। तो r की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर, है ना। r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3, तो ये 3 × 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, देखो 3 × 3 9 × 3 27 × 2 54, 54 इंटू आपको क्या करना है 11 डिवाइड बाय 7, तो 54 × 11 करोगे तो ये आ जाएगा 5, 5 एंड 4 प्लस होके क्या बनाएगा 9, और लास्ट में आएगा 4 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 594 ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, इन अ बैग कंटेनिंग 24 बॉल्स 4 आर ब्लू, 4 जो है वो ब्लू है, 11 आर ग्रीन, 11 ग्रीन है, एंड द रेस्ट आर व्हाइट। तो रेस्ट कितनी बच जाएगी, टोटल 24 है, ये 15 हो चुकी है, तो 9 जो है वो क्या होगी फिर व्हाइट होगी। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज व्हाइट इन कलर। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, व्हाइट की फाइंड आउट करनी है। तो ये 9 व्हाइट जो हो गई, ये हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केस हो गए। टोटल कितने हैं, टोटल कितनी बॉल्स दे रखी है, 24 दे रखी है, तो टोटल हमारा 24 हो गया। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हाइट बॉल अकरिंग की, तो क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 9, टोटल है 24, कैंसिल करूंगा 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट के सबसे नजदीक है ना। ये पॉइंट कहाँ होगा, पहली बात तो ये बताइए, -4 और -5, -4 और -5 जहां एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, है ना। ये मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं है, -4, -5। आपको क्या बताना है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन दी एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट के सबसे नजदीक पॉइंट कौन सा होगा, इस पॉइंट के सबसे नजदीक पॉइंट तो यही होगा जो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस पे, है ना। ये ऐसा होगा, एक्स एक्सिस पे सबसे नजदीक वाला पॉइंट तो यही होगा, और इस पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, -4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, 0 होगा। हमेशा जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला ही पॉइंट होता है, ध्यान रखना। सही बात समझ में। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर फिर क्या हो गया, -4, 0, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को बोलता कि वाई एक्सिस पे सबसे नजदीक पॉइंट कौन सा होता, तो वाई एक्सिस पे सबसे नजदीक पॉइंट के लिए मैं क्या करता है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेता। तो ये पॉइंट होता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे सबसे नजदीक, तो वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होता, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, वाई कोऑर्डिनेट वही होता जो इस पॉइंट का है, मींस -5, ये वाई एक्सिस पे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। सबको पता है मीडियन होता है जो मिडल मोस्ट हमें डेटा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बताना है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट बताना है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। इट मींस ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता,
ये आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आपको गैस भी करना है तो आप इन दोनों में से गैस कर सकते हो, आपकी 50% प्रोबेबिलिटी वैसे बढ़ गई। ठीक है, अदरवाइज हमें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, पॉइंट ए और बी दे रखे हैं। ए और बी पॉइंट मैं ये ले लेता हूं। ए पॉइंट दे रखा है 2, -3, बी पॉइंट दे रखा है 5, 6। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट बताना है जो इसको क्या करे, 1,1:2 में डिवाइड करे। तो मैं सपोज एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट पी, जो इसको क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है ना। तो पॉइंट पी के लिए अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, mx2, है ना। पॉइंट पी का मैं एक्स कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करता हूं तो m इंटू x2 मीन्स 1 इंटू 5 प्लस n इंटू x1 2 अपॉन m प्लस n 1+2, ये आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, my2 1 इंटू 6 प्लस ny1 2 इंटू -3 अपॉन m प्लस n मीन्स 1+, ये आ गया। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक सेकेंड, आपको रेशियो दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points in the ratio 1:2, the point is। देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ये क्या आ जाएगा, देखो 5 इंटू 1 5 आ गया। ये सब कुछ तो आपको दे रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 प्लस 4 क्या हो गया, ये 9 डिवाइड बाय 3, ये क्या हो जाएगा 6 -6 0 हो गया। तो 9 डिवाइड बाय 3 ये क्या आ गया 3। तो पी पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 3,0 मीन्स ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं आपके पास में, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, है ना। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से 6 रेड होते हैं और 6 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो आपको रेड फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केस हमारे 6 है, टोटल केस कितने हैं 52 है, बिकॉज 52 कार्ड में से हमें फाइंड आउट करना है। कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3/26 आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो असर्शन रीजन का है, क्या दे रखा है, देखो असर्शन HCF ऑफ एनी टू कंसेक्टिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, बिल्कुल सही है। बिकॉज जो भी आप इवन नेचुरल नंबर लोगे वो ऑलवेज क्या होगा, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर सपोज आपने 2 और 4 ले लिया, तो इनका HCF क्या आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। सपोज आपने 4 और 6 ले लिया, इसका भी 2 ही आएगा, है ना। तो असर्शन तो सही है। रीजन की बात करते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन नेचुरल नंबर जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, ये भी सही है। बट क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या यहां बात कर रहा है कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स की, है ना। जो हमारा असर्शन है वहां कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात हो रही है, बट यहाँ रीजन में ये कह रहा है कि सिर्फ जो इवन नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव की बात यहाँ नहीं हो रही, ध्यान रखना। इवन नेचुरल नंबर ये कह रहा है कि हमेशा 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। बट यहाँ जो बात कर रहा है ये कंसेक्यूटिव वर्ड डाला हुआ है यहाँ पे। तो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर के बारे में अगर यहाँ पे बोलता कि कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आज डिविजिबल बाय 2, तो ये इसको जस्टिफाई कर देता, है ना। बट ये क्लियरली इसको अभी जस्टिफाई नहीं कर रहा, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोनों सही है बट ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। अगर ये कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर की बात करता तो वो उसको क्या कर जाता, जस्टिफाई कर जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, assertion दे रखा है, if the radius of the sector of a circle is reduced to its half and angle is doubled, then the perimeter of the sector remains the same। ये कह रहा है कि अगर रेडियस को हाफ कर देते हैं, एंगल को डबल कर देते हैं, तो पेरीमीटर जो होती है वो सेम रहती है। कैसे रहेगी सेम, देखो ये सपोज सर्कल है,
ये इसका मैं एक सेक्टर ले लेता हूं, है ना। पेरीमीटर की अगर बात कर रहा है तो ये आर है, ये आर है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क जो एल होता है वो क्या होता है हमेशा। तो टोटल अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा यहाँ पे, एक तो एल आएगा और 2 टाइम्स क्या आएगा, आर आएगा, बिकॉज पूरी पेरीमीटर की बात हो रही है। तो पेरीमीटर में तो ये पूरा आएगा ना, ये भी आएगी, ये लेंथ भी आएगी, और ये वाली रेडियस भी आएगी पेरीमीटर में, है ना। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क होता है ये तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 आर हो गया। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 180 आ जाएगा। तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, थीटा इंटू पाई आर डिवाइड बाय 180 डिग्री प्लस में 2 टाइम्स आर। अब ये कह रहा है कि अगर रेडियस को हाफ कर दें और एंगल को डबल कर दें तो क्या यही सेम आ रहा है क्या। देखो मैं एंगल को क्या कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं, मीन्स थीटा की जगह मैं 2 थीटा लिख रहा हूं, ठीक है। इंटू पाई इंटू आर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, आर बाय 2 लिख रहा हूं, अपॉन 180 डिग्री प्लस में 2 टाइम्स आर की जगह क्या लिखूंगा, आर बाय 2, बिकॉज रेडियस क्या कर रहा है, ये हाफ कर रहा है ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आपके पास में ये सेम आ रहा है क्या, थीटा इंटू पाई आर, थीटा इंटू पाई आर अपॉन में 180 डिग्री प्लस में आर। यहां आपके क्या आ रहा है, थीटा इंटू पाई आर अपॉन 180 प्लस में 2 आर, और यहां पे आ रहा है आर। इसका मतलब जो असर्शन दे रखा है वो क्या है, गलत है। जब रेडियस जो होती है हाफ हो जाती है और एंगल डबल कर देते हैं तो जो पेरीमीटर है वो सेम नहीं रहता, यहाँ आर का डिफरेंस आ रहा है, तो असर्शन इसका गलत है, ध्यान रखना। रीजन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क। जो आर्क की लेंथ है एल वो क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180, ये होती है, बिल्कुल होती है। तो रीजन तो सही है बट असर्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीजन इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना, है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सैंपल पेपर था मैथ स्टैंडर्ड का, इसके सेक्शन ए को हमने डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी सेक्शन में डाउट हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। आपको वहां जितने जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।